अस्सलामुअलैकुम। गीले प्लास्टर पर की जाने वाली मुसव्वरी पेंटिंग क्या कहलाती है? गीले प्लास्टर पर की जाने वाली मुसव्वरी या पेंटिंग फ्रेस्को कहलाती है। फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को इतालवी इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ताज़ा या गीला। ये एक कदीम दीवारी मुसव्वरी वॉल पेंटिंग की तर्ज है जिसमें मुसव्विर नीम प्लास्टर वेट प्लास्टर पर रंग भरता है, जिसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले दीवार पर चूने और रेत का गीला प्लास्टर लगाया जाता है। जब प्लास्टर अभी गीला ही होता है तो मुसव्विर कुदरती रंगों नेचुरल पिगमेंट से तस्वीर बनाता है। जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है रंग प्लास्टर पर जग हो जाता है। इस तरह ये तस्वीर सदियों तक महफूज रहती है। फ्रेस्को की दो अक़साम है, हकीकी फ्रेस्को, बाउम फ्रेस्को। इसमें रंग बिल्कुल गीले प्लास्टर पर लगाया जाता है। ये सबसे मजबूत और देर पा तरीक़ाकार है। खुश फ्रेस्को, फ्रेस्को सिको। इसमें रंग खुश प्लास्टर पर लगाया जाता है। ये तरीक़ाकार आसान है मगर इतना पायदार नहीं है। माइकल एंजेलो की सिस्टाइन चैपल की छत की तस्वीरें फ्रेस्को में बनाई गईं। हिंदुस्तान में अजंता की गारों में भी कई तस्वीरें फ्रेस्को तर्ज पर बनी हैं। फ्रेस्को मुसव्वरी वो फन है जिसमें गीले प्लास्टर पर रंग भरा जाता है ताकि वो दीवार का हिस्सा बन जाए और देर तक बाकी रहे। जराइम की मलिका या क्वीन ऑफ क्राइम किस अदीबा को कहा जाता है? जराइम की मलिका या क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी को कहा जाता है। अगाथा क्रिस्टी एक अंग्रेज नावल निगार थी। इनके जराइम और मौमाखेज कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर थीं। इनकी इन्हीं तहरीरों की वजह से इन्हें जराइम की मलिका या क्वीन ऑफ क्राइम भी कहा जाता था। इनकी मशहूर तसानीफ मर्डर ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस, डेथ ऑन द नाइल, द मर्डर ऑफ रॉबर्ट अकराइट शामिल हैं। दुनिया की सबसे मशहूर नहर कौन सी है? दुनिया की सबसे मशहूर नहर नहर सुइज है। ये नहर मिस्र में अफ्रीका और एशिया के दरमियान वाक़ई है। इसकी लंबाई तकरीबन 193 किलोमीटर है। ये नहर बहराए रूम को बहराए अहमर रेड सी से मिलाती है। इससे यूरोप और एशिया तक का समंदरी सफ़र बहुत कम हो जाता है। दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ये नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे अहम आबी रास्ता है। अमेरिका के महकमा दिफा का मखसूस नाम क्या है? अमेरिका के महकमा दिफा का मखसूस नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जिसे अमूमन पेंटागन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मरकजी दफ्तर एक 5 कोनों वाली इमारत पेंटागन में वाक़ई है। शोहरत के एतबार से दुनिया की सबसे मशहूर आबशार कौन सी है? शोहरत के एतबार से दुनिया की सबसे मशहूर आबशार
नियाग्रा आबशार है। ये आबशार अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़ है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली और मशहूर आबशार है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 51 मीटर है। इसकी ताकतवर गरज और खूबसूरती दुनिया भर के सैयाहों को अपनी तरफ खींचती है। इस आबशार पर रोशनियों की खूबसूरत मनाजिर भी दिखाए जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के शहर में किस जगह पैदा हुए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल लहम में पैदा हुए। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के करीब एक छोटा सा शहर है, तकरीबन 10 किलोमीटर जुनूब में। रिवायात के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा को एक अस्तबल यानी गाय भैंसों का बाड़ा में जन्म दिया, क्योंकि उस वक्त सराय में जगह नहीं थी। हज़रत मरियम ने खजूर के दरख्त के नीचे हज़रत ईसा को जन्म दिया। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल लहम फ़लस्तीन में पैदा हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल का हलफ लेने वाले चीफ जस्टिस का क्या नाम था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल का हलफ लेने वाले चीफ जस्टिस का नाम सर अब्दुल रशीद था। सर अब्दुल रशीद बड़े सग़ीर के मुमताज़ माहिर कानून और पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। उनका पूरा नाम सर अब्दुल रशीद था। सर अब्दुल रशीद 1888 में लाहौर में पैदा हुए और 1981 में आपने वफ़ात पाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से कानून की तालीम हासिल की। बरतानवी हुकूमत ने इन्हें सर का खिताब दिया। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो वो मुल्क के आला तरीन अदालती उहदे पर फाइज थे। 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बतौर गवर्नर जनरल हलफ लिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला सरकारी हलफ था। सर अब्दुल रशीद ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी। आईनी और अदालती इदारों के क़याम में कायद आज़म के मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इनका किरदार इंसाफ, दयानतदारी और कानून की हुक्मरानी के लिहाज से नुमाया था। इन्फेंट्री एक फ़ौजी इस्तिलाह है। इससे क्या मुराद ली जाती है? इन्फेंट्री से मुराद वो फ़ौजी दस्ता या सिपाह होता है जो पैदल लड़ाई लड़ते हैं। यानी इन्फेंट्री के सिपाही आमतौर पर ज़मीन पर चलकर जंग लड़ते हैं। ये टैंकों और हवाई जहाज़ों की मदद के बगैर ज़्यादातर पैदल या हल्की गाड़ियों के ज़रिए हरकत करते हैं। इन्फेंट्री को फ़ौज की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि वो जंग में बराह रास्त दुश्मन के सामने होते हैं। उर्दू में इसे आमतौर पर पैदल फ़ौज कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी में पंजाब रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट मशहूर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? रसूल मकबूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मौजूदा हजरत आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार अबवा के मकाम पर है। ये मकाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मकाम है। ये जगह जद्दा से शुमाल की तरफ और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 190 किलोमीटर के फासले पर है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ 6 साल के थे तो आप अपनी बांदा के साथ मदीना मुनव्वरा गए। वापसी पर अब्बा के मकाम पर हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। वहीं पर उनका मज़ार शरीफ वाक़ई है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में सूती कपड़े के कितने कारखाने थे? क़याम पाकिस्तान यानी 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान में से 3 सूती कपड़े यानी टेक्सटाइल के कारखाने थे। तक़सीम के बाद ज़्यादातर सनती कारखाने भारत के हिस्से में चले गए क्योंकि ज़्यादातर सनतें बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता जैसे इलाकों में थी। पाकिस्तान के हिस्से में बहुत कम सनतें आईं, जिनमें से 3 सूती कपड़े के कारखाने, एक सीमेंट फैक्ट्री, एक कागज या पेपर फैक्ट्री और चंद छोटी मोटी फैक्ट्रियां शामिल थी। लेकिन बाद 1949 के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सनती तरक्की पर जोर दिया और कराची, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे शहरों में कपड़े की सनत तेजी से बढ़ी। यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े कपास पैदा करने वाले और सूती कपड़ा बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआ या हुरूफ मुक़द्दिआत किसको कहते हैं? कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआ, हुरूफ मुक़द्दिआत उन हुरूफ को कहा जाता है जो लिखे तो साथ जाए मगर जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम। हुरूफ मुक़त्तआ वो अलग अलग हुरूफ है जिनका कोई बाज़ाहिर लफ्ज़ी मतलब नहीं होता, बल्कि ये हुरूफ अल्लाह ताला का एक राज है, जिन्हें हुरूफ मुक़त्तआ या हुरूफ मुक़द्दिआत कहा जाता है। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला रन किस खिलाड़ी ने बनाया? पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला रन नज़र मोहम्मद ने बनाया, जो 16 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में भारत के खिलाफ खेला गया। इंसानियत का मंशूर किस खुतबे को कहा जाता है? इंसानियत का मंशूर खुतबा हज्जतुल विदा को कहा जाता है। ये खुतबा नबी करीम ने 10 हिजरी में अपने आखिरी हज के मौके पर मैदान अराफात में दिया था। इसे इंसानियत का मंशूर इसलिए कहा जाता है कि इसमें इंसानी मसावत, अदल व इंसाफ और औरतों के हक़ों, जान-ओ-माल की हुर्मत और तक़वे की बुनियाद पर बर्तरी जैसे उसूल बयान किए गए। खुतबा हज्जतुल विदा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला खुतबा 9 ज़िलहज को मैदान अराफात में दिया गया। दूसरा खुतबा 10 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा में दिया गया और तीसरा खुतबा 12 ज़िलहज को मिना में दिया गया। 1955 में कौन सा मुल्क 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया? 1955 में वियतनाम 2 हिस्सों में तक़सीम हुआ था।
İsa, muhit yedon hisse bane. Şumani vekna, kabilir şokuma kürde. Cumhuri vekna, मगरबी ममालिक असल में फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? फैसलाबाद का पुराना नाम लॉयनपुर था। ये शहर बरतानवी अफसर सर जेम्स लॉयल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने बर्रे सगीर खुसूसन पंजाब में नहरी निज़ाम कैनाल सिस्टम कायम करने में अहम किरदार अदा किया। 1977 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस शहर का नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया। ये नाम सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के एहतराम में उनके नाम पर रखा गया। बरतानिया यूनाइटेड किंगडम यूके में पहली बार बाकायदा पार्लियामेंट का क़याम कब अमल में आया? बरतानिया यूनाइटेड किंगडम यूके में पहली बार बाकायदा पार्लियामेंट का क़याम 1225 में अमल में आया। ये पार्लियामेंट बादशाह एडवर्ड अव्वल के दौर में कायम हुआ और इसे तारीख में मॉडल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद बरतानिया में नुमाइंदा हुकूमत और पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद पड़ी। गेटवे ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची शहर को कहा जाता है, इसलिए कि कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसमें सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है। कराची में कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट के जरिए पाकिस्तान की ज़्यादातर तिजारती सरगर्मियाँ यानी ट्रेड होती है, इसलिए इसे पाकिस्तान का दरवाज़ा या गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। याद रहे, कराची को ये लक़ब क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद दिया गया, जब ये मुल्क का पहला दारुल हुकूमत भी था। मदार अर्ज़ी या ऑर्बिट किसे कहते हैं? मदार अर्ज़ी या ऑर्बिट उस रास्ते को कहते हैं जिस पर कोई सैयारा, चांद या मसनूई सैयारा सैटेलाइट किसी दूसरे बड़े जिस्म जैसे ज़मीन या सूरज के गिर्द घूमता हो। यानी सादा लफ्ज़ों में मदार अर्ज़ी वो गोल या बैज़वी रास्ता है जिस पर कोई शय ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती है। मसलन चांद ज़मीन के मैदान में घूमता है, ज़मीन सूरज के मैदान में घूमती है, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मदार अर्ज़ी में घूमती है। खून में कौन सी चीज़ बीमारी का मुकाबला करती है? या खून में कौन सी चीज़ बीमारी का खात्मा करने का काम सर अंजाम देती है? खून में जो चीज़ बीमारियों से लड़ने और उनका खात्मा करने का काम करती है, इसे सफ़ेद खलियाते खून वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद खून के ज़र्रात कहा जाता है। सफ़ेद खलियाते खून WBCs ये खून के वो ज़र्रात है जो जिस्म के दिफाई निज़ाम इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इनका काम जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दीगर बीमारी पैदा करने वाले ज़र्रात को ख़त्म करना होता है। पाकिस्तान की सबसे तवील लंबी सरहद किस मुल्क के साथ मिलती है? पाकिस्तान की
سب سے طویل لمبی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ سرحد خیبر پختونخوا، بلوچستان اور قبائلی علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس سرحد کی لمبائی تقریباً 2640 2640 کلومیٹر۔ دیگر ہمسایہ ممالک کی سرحدوں کی لمبائی انڈیا کے ساتھ 2240 2240 کلومیٹر، ایران کے ساتھ سرحد کی لمبائی 959 یعنی 959 کلومیٹر اور چین کے ساتھ لمبائی 523 یعنی 523 کلومیٹر۔ انسان سب سے زیادہ جسم کے کس حصے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ بیمار ہونے والا حصہ منہ اور معدہ نظام ہاضمہ ہوتا ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دانت۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں دانتوں اور مسوڑوں کی ہوتی ہیں، جیسے دانتوں میں کیڑا لگنا، مسوڑوں کی سوجن، منہ کی بدبو۔ یہ بیماریاں تقریباً ہر دوسرے انسان کو کبھی نہ کبھی ہوتی ہیں۔ دوسری سب سے عام بیماری معدے اور ہاضمے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی منہ سے ہی ہوتا ہے، جیسے گیس، تیزابیت، قبض، معدے کا السر، آنتوں کا انفیکشن۔ دنیا میں تقریباً 70% لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی معدے یا آنتوں کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہے جو سب سے آخری میں جنت میں جائیں گے؟ یہ قول بعض مفسرین اور علماء سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بادشاہت، دولت اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت میں سب نبیوں کے بعد داخل ہوں گے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جسے زیادہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ حساب بھی لیا جاتا ہے، یعنی ان سے ان نعمتوں کا تفصیلی حساب ہوگا کہ انہوں نے اس مال کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے کس طرح استعمال کیا۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یاد رہے یہ بات قطعی یقینی نہیں، بلکہ اصلی روایت یا مفسرین کی رائے ہے۔ بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جنت میں داخل ہوں گے اور حساب ان پر بطور تکریم ہوگا، مواخذہ کے لیے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بعض علماء کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام آخری میں جنت میں داخل ہوں گے، کثرت نعمتوں کے حساب کے باعث۔ بعض کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری میں
जन्नत में दाखिल होंगे उम्मत की शफात के बाद। ये दोनों अखबार मुफस्सिरीन व उलमा के यहाँ मौजूद है। कुरान शरीफ फुरकान हमीद का नाम किसने रखा? कुरान शरीफ फुरकान हमीद का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा। कुरान लफ्ज़ अरबी ज़बान लफ्ज़ कुरान से निकला है, जिसके मानी है पढ़ना या तिलावत करना। इसलिए अल कुरान के मानी है वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए या पढ़ने के लायक हो। अल्लाह ताला कलाम पाक में खुद फरमाते हैं, सूरतुन निसा आयत नंबर 23, बेशक हमने तुम पर कुरान नाजिल किया तजरीज के साथ। लिहाजा कुरान शरीफ फुरकान हमीद का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा और इसका मतलब है पढ़ने और तिलावत करने वाली किताब। एशिया के उन ममालिक का नाम बताएं जिनके पास अपनी समंदरी बंदरगाह सी पोर्ट नहीं है, यानी वो जमीन से घिरे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लैंड लॉक कंट्रीज कहा जाता है। ये ममालिक किसी समंदरी या बहरा से बराह रास्त मुत्तसिल नहीं होते। वो ममालिक ये है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, काजाख्स्तान। अगरचे काजाख्स्तान के पास बहरा कैस्पियन है, मगर वो समंदर नहीं बल्कि एक बंद झील है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान। याद रहे बहरा कैस्पियन चूंकि एक अंदरूनी झील है, इसलिए इसके किनारे वाले ममालिक यानी काजाख्स्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान भी समंदरी बंदरगाह के मालिक नहीं समझे जाते। इन ममालिक को बैरूनी तिजारत के लिए पड़ोसी ममालिक की बंदरगाहों पर इन्हिसार करना पड़ता है। रकबे के लिहाज से दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रकबे के लिहाज से दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सबसे बड़ा मुल्क कनाडा है। कनाडा का रकबा एरिया तकरीबन 99,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। कनाडा में जो ज़बानें ज़्यादा बोली जाती हैं वो अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी है। कनाडा की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 40 मिलियन से ज़ायद है। मकाम शुमाली अमेरिका। कनाडा न सिर्फ दौलत मुश्तरका का सबसे बड़ा मुल्क है बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भी है रूस के बाद, जिसका साहिली इलाका सबसे तवील है और ये तीनों तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है। दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं? दिन और रात जमीन की गर्दिश रोटेशन की वजह से वजूद में आते हैं। वजाहत ये है कि जमीन अपने महवर एक्सिस पर घूमती है। जमीन को एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। जब जमीन का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है तो वहाँ दिन होता है। जब जमीन का वो ही हिस्सा सूरज से पीछे हट जाता है यानी
सूरज नजर नहीं आता तो वहां रात हो जाती है। यही दिन रात का फर्क है। इस बात को हम एक छोटी सी मिसाल से भी समझ लेते हैं। जब बल्ब रोशन हो और हम उसके सामने एक गेंद घुमाएं, गेंद का वो हिस्सा जो बल्ब की तरफ होगा रोशन होगा, और जो हिस्सा पीछे की तरफ होगा वो रोशन नहीं होगा, यानी वो अंधेरे में होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं।